नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे जो आपकी है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की जो आपकी तैयारी है साथियों स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया रहेगा उसको भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। क्लासेस का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो अभी 2 क्लासेस चल रही है, इसमें और भी क्लासेस आपका ऐड किया जाएगा, उसका भी टाइम आपको जो है बता दिया जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी जो 2 क्लासेस का टाइम है, सुबह 10 बजे जीके जीएस और शाम को 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास का टाइम है। ठीक है। अगर और कुछ हमसे पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी के नीचे देखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक मिलेगा परीक्षा की शिक्षा नाम का। तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है आपको वो दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपका पे दिया था, आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। तो आप लोग फटाफट इतना काम कर लेंगे। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो अच्छे से और ध्यान से और क्लास को जो है पूरा अटेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्या आप क्लास पूरा अटेंड करने का तो आपको क्वेश्चंस के जो है नॉलेज अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि जो क्लास है आप लोग पूरा अटेंड कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, जिन वस्तुओं का साथ साथ उपभोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है बताइए। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपभोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। निम्न स्तरीय वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, पूरक वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तुएं क्या कहा जाता है। तो जिन वस्तुओं का साथ साथ उपभोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है आपका पूरक वस्तुएं। ठीक है। जो आपका सीएल अभी कब देगा साथियों, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। जैसे कि कार में पेट्रोल, चाय, चीनी, मिट्टी का तेल, ये सभी जो आपके क्या है पूरक वस्तुएं हैं। ठीक है। तो जिन वस्तुओं का साथ साथ उपभोग किया जाता है उन्हें आपका पूरक वस्तु कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आपका दूसरा नंबर प्रश्न है। कहता है लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं बताइए। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं। धूल कहते हैं, सवल कहते हैं, खनिज कहते हैं या जंग कहते हैं। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, उससे जो है जंग कहा जाता है। जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है तथा इससे लोहे के भार में वृद्धि होती है। ठीक है। आयरन ऑक्साइड की ऑक्सीजन से अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लोहे पर जो है जंग लगता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। आपका तीसरा नंबर पूछा गया आपका, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है बताइए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 20 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 24 मार्च को या 10 मई को। तो पृथ्वी दिवस जो है आपका देखिए 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। जो आपका ऑप्शन बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? बताइए राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो राष्ट्रीय गान के रचयिता आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है। राष्ट्रीय गान जो आपका जन गण मन है, इसके रचयिता आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है। तो जो आपका ए ऑप्शन दिया गया साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। और राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है, इसके रचयिता आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, क्लियर है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइए कौन किसका है। ठीक है। राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन है, जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। और राष्ट्रीय गीत जो है आपका वंदे मातरम है, जिसके रचयिता आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका पांचवा नंबर क्या देगा, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है। वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है।
तो भारत में मत देने का अधिकार आपका एक वैधानिक अधिकार है, ठीक है। क्लियर है, याद रखिएगा। भारत में मत देने का अधिकार आपका एक वैधानिक अधिकार होता है। तो जो आपका एल पिकअप देगा साथ ही आपका राइट आंसर, भारत में मतदान की आयु आपकी 18 वर्ष से स्टार्ट होती है, ठीक है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका छठा नंबर प्रश्न क्या देगा है? इंसुलिन की खोज किसने की थी, बताइए। इंसुलिन की जो खोज है किसने की थी, इसका राइट आंसर का। तो इंसुलिन की जो खोज है आपकी की थी, एक मिनट, इंसुलिन की खोज आपकी फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी, ठीक है। जो आपका बी पिकअप देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर, इंसुलिन की खोज आपकी फ्रेडरिक बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी 1921 में, ठीक है। हमारे शरीर में अग्नाशय इंसुलिन का स्रावण करता है। मधुमेह रोगी को इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बनता है, जो मधुमेह के कारण होता है, ठीक है। मधुमेह यानी कि जो आपके डायबिटीज पेशेंट होते हैं उसकी बात की जा रही है। यह इंसुलिन हार्मोन ही शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन की खोज आपकी फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी 1921 में। इनके साथ कौन थे? एक आपके वेस्ट नाम के और भी आदमी थे, उन्होंने की थी, ठीक है। 1921 में इनकी खोज की गई थी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका सातवां नंबर क्या था? धार्मिक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो धार्मिक स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था, हुमायूं ने, अशोक ने, या नरसिंह ने? किसने? तो धार्मिक स्तूप का निर्माण करवाया था मौर्य सम्राट अशोक ने, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सेल और विकल्प साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यह एक बृहद स्तूप है। धार्मिक स्तूप जो है सारनाथ यानी कि वाराणसी में स्थित है। क्लियर है सभी को, कहाँ पे स्थित है धार्मिक? तो याद रखिएगा वाराणसी में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका आठवां नंबर है, विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? बताइए, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? गतिज ऊर्जा में या स्थितिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, इनमें से किसी में नहीं। तो विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण आपका यांत्रिक ऊर्जा में किया जाता है, ठीक है। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। डायनमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतर आपका विद्युत ऊर्जा में होता है, ठीक है। और विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतर यांत्रिक ऊर्जा में होता है, ठीक है। और एक आपका होता है डायनमो, इसके द्वारा आपका यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतर आपका विद्युत ऊर्जा में होता है, ठीक है। यह उल्टा काम करता है। अगला आपका क्वेश्चन 9 क्या देगा? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो ये आपका जो हो जाएगा साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। जो आपका डील विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नामक मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्लियर है, किसके अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका है क्वेश्चन नंबर 10 क्या देगा? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया, बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन है कब किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में, ठीक है, वर्ष 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। जो आपका दिया गया ये विकल्प साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसी समय उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए, भारत के भारत के नियंत्रक, ठीक है, एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, या 4 वर्ष का होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है साथियों 6 वर्षों का होता है। जो आपका दिया गया है वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है, ठीक है। क्लियर है, चलिए। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्या देगा? वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने किसके रिक्त स्थान
क्या देगा? 1917 में महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था। खेड़ा जिला कहाँ पे आता है? बिहार में, कर्नाटक में, गुजरात में या पश्चिम बंगाल में? तो खेड़ा जो आपका है साथियों, गुजरात राज्य का हिस्सा है, ठीक है, जो आपका दिया गया इसलिए विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था, ठीक है। इसे जो है अ, खेड़ा सत्याग्रह के नाम से भी जो है जाना जाता है। यहाँ किसानों ने बढ़े हुए लगानों के विरुद्ध आंदोलन किया था, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया गया है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, बताइए। मनुष्य में मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपकी फीमर होती है, जो आपकी आपकी जांघों में पाई जाती है, ठीक है। जांघ की जो हड्डी होती है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है। जो आपका डील अभी कब देगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है हमारे स्टेपीज होती है, जो हमारे कान में पाई जाती है, ठीक है, मनुष्य के शरीर की। अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका 14 नंबर प्रश्न क्या देगा? मुद्रा आपूर्ति निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, बताइए। मुद्रा आपूर्ति जो है निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण जो है भारत रिजर्व बैंक, आरबीआई करता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। कौन करता है? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। भारत में मुद्रा आपूर्ति को जो है नियंत्रित करने का काम किसका है? तो आरबीआई का है, ठीक है। इसके लिए वह दो विधियों, परिमार्थक शाख नियंत्रण तथा गुणात्मक शाख नियंत्रण का प्रयोग करता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला है आपका 15 नंबर, क्या देगा? विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो मुख्यालय है साथियों आपका स्विट्जरलैंड, जेनेवा में, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है? स्विट्जर जेनेवा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए, और इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? तो स्थापना की बात की जाएगी तो स्थापना 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 16 नंबर, क्या देगा? भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, बताइए। भारत में राज्यपाल बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष की होनी चाहिए, जो आपका सी विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत में राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए जो है दोनों की आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है, क्लियर है। और 155 अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति की नियुक्ति का राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के जो एक मिनट, बोले, अनुच्छेद 155 के द्वारा जो है अ, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन पढ़े आपका 17 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरि किशन के उत्तराधिकारी थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है सिख गुरु हरि किशन के उत्तराधिकारी थे? गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु अमरदास, बताइए। तो सिख गुरु हरि किशन के उत्तराधिकारी की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, ठीक है। जो आपका बेल अभी कब देगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। उनके साथ क्या हुआ था? 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की दिल्ली के चांदनी चौक के पास इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण हत्या करवा दी थी, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु आपके गुरु नानक देव थे, जबकि 10वें गुरु आपके अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका 18 नंबर, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं, बताइए। ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं?
देखिए सौरमंडल में आपका जो शनि ग्रह है, बृहस्पति और यूरेनस के चारों आपके छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, शनि, बृहस्पति और यूरेनस। ठीक है, इन तीनों ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका है 19वां। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल भारतीय स्थल का नाम बताइए। ठीक है, विश्व यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल भारतीय स्थल का नाम बताना है आपको। ठीक है, कौन सा है? तो ग्रेट हाँ, हिमालयन नेशनल पार्क है। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा साथ ही आपका आंसर विश्व विरासत स्थलों की सूची में दिए गए सभी स्थल आपके शामिल है। ठीक है, अच्छा सभी के सभी शामिल है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी शामिल है, नालंदा विश्वविद्यालय भी शामिल है और आपका अहमदाबाद भी शामिल है। ठीक है, तो उपयुक्त तो सभी जो दिया गया है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर को। ग्रेट हिमालयन नेशनल को आपका देखिए वर्ष 2014 में शामिल किया गया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को आपका वर्ष 2016 में शामिल किया गया और अहमदाबाद को जो है वर्ष 2017 में शामिल किया गया था यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे उपयुक्त सभी के सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014, नालंदा विश्वविद्यालय को 2017 और अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20 नंबर। क्या देंगे? यूराल पर्वत अलग करता है किसको, बताइए। यूराल पर्वत जो है किसको किसको अलग करता है? तो देखिए यूराल पर्वत की अगर बात की जाएगी तो यह जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, इतने याद रखिएगा। जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत जो है रूस में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है यूराल पर्वत? तो याद रखिएगा रूस में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 21 नंबर के। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है कौन सा है? तो आपका राइट आंसर मनाली लेह मार्ग। ठीक है, जो आपका डी ला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को। भारत का मनाली लेह राजमार्ग जो है विश्व का सबसे ऊंचा राजमार्ग है। ठीक है, क्लियर है। यह मार्ग जो है समुद्री तल से लगभग जो है 5600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, क्लियर है। यह राजमार्ग जो है हिमाचल प्रदेश के मनाली को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 22वां। मरीचिका बनती है किससे, बताइए। मरीचिका किससे बनती है? तो मरीचिका जो है किससे बनती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो आपकी मरीचिका बनती है। तो जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन साथी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ा जाएगा। आपका है 23 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति के पद से उसको कौन हटा सकता है? लोकसभा, संसद या प्रधानमंत्री? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से जो है संसद द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है। किसके क्या करके? तो महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या करके? तो महाभियोग की चला के जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर सभी को। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा अथवा राज्यसभा में जो है पेश किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 24 नंबर। क्या देगा? किस आयु वर्ग के बच्चों को जो है बाल श्रमिक माना जाता है? बताइए, किस आयु वर्ग के बच्चों को जो है बाल श्रमिक माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर साथियों 14 वर्ष से कम आयु के होंगे तो उन्हें जो है बाल श्रमिक माना जाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर है। जिस बालक की आयु आपकी 14 वर्ष से कम होती है और वह किसी उत्पादक कार्य में लगा हुआ है तो उसे जो है बाल श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 25 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? ठीक है, इसका राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो परमाणु तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पोखरण। ठीक है, पोखरण आपका जो दिया गया है आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। यह आपका राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित परमाणु विस्फोटक परीक्षण केंद्र है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्या है यह?
तो आपका परमाणु विस्फोट परीक्षण केंद्र है, ठीक है, ये आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, ठीक है। तो जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यहीं पर जो है प्रथम बार 18 मई 1974 को अपना प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण किया गया था, ठीक है, क्लियर है सभी को। और इसके पश्चात 11 मई और 13 मई 1998 में क्रमशः 2, 3 और 2 परीक्षण किए गए थे, ठीक है। जबकि दिया गया है आपका क्या दिया गया, नौरा, नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु, और आपका तारापुर जो देगा महाराष्ट्र, सभी आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं। आपका 26 नंबर क्या देगा है, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, ठीक है, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है। केसर सागा, ठीक है, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ आपका केसर सागा है। यह कविताओं के रूप में संग्रहित एक आपका बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए जो आपका टेल अभी कब देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका है 27वां प्रश्न, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किस बात है। कृषि के क्षेत्र में गोल क्रांति का जो संबंध है साथियों किससे है, टमाटर से, खाद से, मांस से, या आलू से। तो कृषि के क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा साथियों आलू के उत्पादन से, ठीक है। जो आपका टील अभी कब देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य की बात की जाएगा तो आपका अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 28 नंबर है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपकी 1600 ईस्वी में हुई थी। इस समय भारत का शासक आपका अकबर था, ठीक है, अकबर था। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए लबी कब साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अकबर का शासनकाल आपको 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी कब आई थी, 1600 ईस्वी में आई थी, ठीक है। तो उस समय जो है भारत का शासक कौन था, आपका अकबर था। जो आपका ए लबी कब देगा साथियों आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका 29 नंबर क्या देगा, अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया है, बताइए। अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया है। तो आपका राइट आंसर है महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। जो आपका बी ए वाला ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन आपका महात्मा बुद्ध ने किया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जो है इन मार्गों का अनुसरण करते हुए मोक्ष जो है प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं, आपका 30 नंबर 30 नंबर क्या देगा, निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी, बताइए। कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है। तो कोस्टारिका की राजधानी आपकी सान जोस है, ठीक है। सान जोस आपकी कोस्टारिका की राजधानी है। तो जो आपका डील अभी कब देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बीजिंग तो सभी को पता होगा चीन की राजधानी है, ठीक है। ढाका आपका बांग्लादेश का, दिल्ली आपका जो दिया गया है भारत की राजधानी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 31 नंबर 31 नंबर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था, बताइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय जो है किस क्षेत्र के विकास पर जो है अधिक बल दिया, सर्वाधिक बल दिया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा साथियों उद्योग के, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला विकल्प जो दिएगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक, क्लियर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जो है सर्वाधिक बल दिया गया था। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इसका जो समय वर्ष था 1956 से लेकर 1961 तक का था, ठीक है, क्लियर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपका 1956 से लेके 1961 तक था, ठीक है, क्लियर है। और ये योजना जो है किस पर आधारित थी, तो आपका पीसी महालनोबिस, ठीक है, मॉडल पर जो है आधारित थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 32 नंबर, किसने जो है भारतीय राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा करते थे। कितने राज्य जो, अच्छा कितने राज्य भारतीय राज्य जो है नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 5, ठीक है।
कौन कौन करता है? तो आपका देखिए, उत्तराखंड करता है यानी कि यूके करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश करता है। उसके बाद आपका करता है साथियों, सिक्किम भी करता है, ठीक है। सिक्किम करता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल करता है, ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल करता है। और आपका बिहार करता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये 5 राज्य जो है अपनी सीमा को नेपाल के साथ साझा करते हैं, ठीक है, इतना देखिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं। आपका है 33वां। कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध, बताइए। कोणार्क जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोणार्क की बात की तो कोणार्क आपका उड़ीसा में स्थित है और यह जो है सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, क्लियर सभी को। जो आपका ये विकल्प देगा साथियों, आपका राइट आंसर देगा, ठीक। कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया था, तो ये बात भी याद रखिएगा, नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था, ठीक है, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक है, क्लियर है। इसे जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जो जाना जाता है, ठीक है, ब्लैक पैगोडा के नाम से इसे जो है जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन जो बढ़ाया जाएगा आपका है 34 नंबर। पर्यावरण का निर्माण होता है किसके द्वारा, बताइए। पर्यावरण का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है, तो पर्यावरण का जो निर्माण होता है साथियों आपका होता है भू आकृतिक घटकों के द्वारा, ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। पर्यावरण का जो निर्माण है भू आकृतिक घटकों, अजैव घटकों तथा जीवीय घटकों से होता है, ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अच्छा, सभी से होता है, अजैव घटकों, जीवीय घटकों, उपयुक्त सभी से होता है, सिर्फ भू आकृतिक घटकों से नहीं होता है, ठीक है। पर्यावरण का निर्माण जो है इन सभी से होता है, भू आकृतिक घटकों, जैव कहते हैं कि अजैव घटकों से और जीवीय घटकों से, सभी से होता है, ठीक है। अगला आपका है 35 नंबर, देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, बताइए। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर को। जिन्हें वर्ष 1913 में जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, क्लियर है। और किसके लिए दिया गया था? तो याद रखिए साहित्य के लिए जो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक। और उन्हें यह पुरस्कार जो है किसके लिए दिया गया था साहित्य में, इन्होंने कौन कौन सी लिखी थी? गीतांजलि लिखी थी, ठीक है। गीतांजलि के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 36 में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार की अगर बात की जाएगी तो आपका कन्नौज जिले में लाख बहुत सी पक्षी विहार है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार आपका लाख पहोसी पक्षी विहार है, कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर होगा कन्नौज में, ठीक है, कन्नौज जिले में जो है आपका यह स्थित है, क्लियर है। चलिए अगला आपका है 37। एच का एक प्रकार क्या है, बताइए। एच एक प्रकार का क्या है? तो एच टी यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रकार का क्या है? तो प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। एचटीटीपी एक प्रकार का इंटरनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी का पूरा नाम आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका आखिरी क्वेश्चन, बताइएगा राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सोलार ऊर्जा लैंप योजना का शुभारंभ कब किया गया, बताइए। उत्तर प्रदेश सोलार ऊर्जा लैंप योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1 अगस्त 2018 को, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद के बेती गांव में 1 अगस्त 2018 को सोलार ऊर्जा लैंप का योजना का जो है शुभारंभ किया गया था, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें जो है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए आप क्लास कैसी लगी है। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी होगा तो आप हमें जो है नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का जो क्लास है जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।